ऐश्वर्या अपने पति तेजस, सास शांति और जेठ विवान के साथ रहती है। उसका जेठ विवान तलाकशुदा होता है। ऐश्वर्या की छोटी बहन सलोनी कुंवारी होती है। एक दिन की बात है, सलोनी मॉल में शॉपिंग करके अपना पर्स कहीं खो देती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मेरी पर्स तो कहीं खो गई है। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? फोन की बैटरी भी डेड है यार। शिट, ये क्या मुसीबत आ गई है। तभी वहां पर सलोनी के सामने से विवान जा रहा होता है और विवान सलोनी को देखकर रुक जाता है। हाँ सलोनी, मैं बस यहीं से गुजर रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत ही परेशान हो। क्या हुआ है? वो विवान जी, दरअसल फिर सलोनी विवान को सारी बातें बताती है। ओफो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अब जाने दो, रात बहुत हो चुकी है। तुम बैठो मेरे पीछे, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं विवान जी, मैं चली जाऊंगी। आपको मेरे लिए इतनी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे सलोनी, इसमें कौन सी दिक्कत? तुम मेरे छोटे भाई की साली हो और तुम्हें मैं ऐसे मुश्किल में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? चलो जल्दी बैठो और ये ना ना कहना बंद करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे यार, आप नहीं मानोगे। ठीक है, चलिए। फिर सलोनी विवान के पीछे बैठकर घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे गोलगप्पे का ठेला दिखता है और वो देखकर उसके मुंह में पानी आता है। तभी वो दोनों रुककर गोलगप्पे खाते हैं और दोनों के बीच में काफी सारी बातें भी होती है। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करके अब फोन कॉल और मैसेज पर भी ढेर सारी बातें करते हैं। सलोनी, तुमसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर की थकान मिट जाती है मेरी। हाँ विवान जी, सेम हियर। मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करना और वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। अरे सलोनी, मुझे विवान जी मत बोला करो यार, काफी पराया महसूस होता है। विवान कहो मुझे बहुत सुकून महसूस होगा। अच्छा बाबा, ठीक है। विवान, खुश? बहुत ज्यादा खुश। अब विवान और सलोनी के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। फिर सलोनी ये सारी बातें अपनी सहेली पूजा को बताती है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ यार पूजा, वो बहुत अमीर है और साथ ही तलाकशुदा भी, तो मेरा रास्ता तो एकदम साफ है। मैं तो अब उसे ही अपना बकरा बनाऊंगी। लेकिन सलोनी, तू अपनी ही बहन के जेठ के साथ ऐसा रिश्ता कैसे बना सकती है? ये सही नहीं होगा। ऊपर से वो डिवोर्सी भी है। हाँ तो उसमें क्या होता है, वो भी तो एंजॉय कर रहा है ना ये सब, और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। हम दोनों का भी रिश्ता एक एंजॉयमेंट तक ही सीमित है। डोंट वरी पूजा, तुम चिल करो। अब इसी के साथ सलोनी अपनी बहन के ससुराल में अक्सर किसी न किसी बहाने से जाने लगती है। एक दिन, अरे सलोनी, आज तू फिर आ गई? फिर से उसी दिन की तरह। आज भी तुझे कुछ यहाँ के एरिया से कोई खरीदी करनी थी क्या? अरे नहीं शांति आंटी, आज माँ और पापा दोनों बाहर गए हैं ना, इसीलिए दिन भर बोर होने से अच्छा मैंने ये सोचा कि यहीं पर चली आओ और इसी बहाने ऐश्वर्या दीदी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लूंगी। अरे सलोनी, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ विवान। फिर सलोनी विवान के पास बैठ जाती है और सलोनी को देखकर विवान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। उन दोनों की ये नजदीकियां देखकर शांति एक अजीब ही शक्ल बनाती है। फिर सलोनी के जाने के बाद, अरे ओ ऐश्वर्या बहू, तेरी बहन का यह क्या नाटक चल रहा है? आए दिन वो यहाँ पर ही आती रहती है, और वो भी ठीक उसी वक्त जब घर में विवाह होता है। माँ जी, अब ये इत्तेफाक हो सकता है ना? सलोनी यहाँ पर बस मुझसे मिलने आती है
उसे घर में मेरी याद आती होगी ना, इसीलिए। अरे तो पहले क्यों नहीं आती थी याद? पिछले कुछ दिनों से उसे तेरी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। उसका इस घर में आना जाना काफी बढ़ गया है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ जी, आप ना कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिजूल में चिंता कर रही हो। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और विवान और सलोनी का मिलना जुलना भी वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। विवान सलोनी को महंगे महंगे तोहफे देता है और उसे बहुत सी जगहों पर घुमाने भी लेकर जाता है। ओ माय गॉड, ये तो ब्रांडेड परफ्यूम परफ्यूम है। थैंक यू सो मच विवान, मुझे तो ये बहुत पसंद आए। तुम मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो। अरे सलोनी, अब मेरे लिए तो तुम मेरी खुशी हो, तो तुम्हारे लिए तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा ना। आई नो बेबी। यस स्वीटहार्ट। एक दिन सलोनी अपनी सहेलियों का नाम लेकर विवान के साथ घूमने जाती है और रात होने पर जब वो उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है, तभी सलोनी की माँ गीतिका विवान और सलोनी को साथ में देख लेती है और सलोनी के घर आने पर उसकी माँ उस पर खूब चिल्लाती है। क्यों रे नालायक लड़की, तुझे क्या लगा माँ सो गई होगी इसीलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? अरे नहीं माँ, वो तो। अब मुझे कोई बहाना मत दे। मैंने तुझे और विवान को साथ में देख लिया है। अरे अपनी बहन के जेठ के साथ कहाँ घूम रही थी तू इतनी रात को? आखिर क्या माजरा है? और तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती क्या? क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली है तू? हाँ? अरे माँ, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ ही थी, लेकिन आते समय मुझे कोई कैब ही नहीं मिल रही थी और तभी रास्ते में दीदी के जेठ दिख गए और इसीलिए उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। अरे मैं तो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती। रिश्तेदार के नाते उन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया है माँ, और कोई बात नहीं है। भगवान करे यही सच हो। और यही सच है माँ। आप अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। फिर भी सलोनी, आइंदा से तू उस विवान के साथ ज्यादा बातचीत बिल्कुल नहीं करेगी और अगर कहीं मिला तो तू दूर से ही चली जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही तलाकशुदा है और वो तेरी बहन का जेठ है। इसीलिए तेरा उसके साथ घूमना फिरना या फिर ज्यादा गुलू गुलू बात करना शोभा नहीं देता। समझी कि नहीं? हाँ मेरी मातोश्री, समझ गई मैं। आपकी ये बातें मैं ध्यान में रखूंगी। फिर एक दिन विवान अपना फोन घर पर ही भूलकर चला जाता है। तभी उसके फोन पर सलोनी का वॉइस मैसेज आता है और वो ऐश्वर्या सुन लेती है। हाय जॉन, गुड मॉर्निंग। याद है ना तुम्हें? तुमने मुझसे वादा किया है कि आज शाम को तुम मुझे मूवी डेट पर लेकर जाओगे और साथ ही मॉल से शॉपिंग भी कराओगे और मैं तुम्हारे फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहन कर आऊंगी। ठीक है ना? अच्छा चलो बाय। लव यू बेबी। क्या? इसका मतलब सलोनी और जेठ के बीच में? माँ जी का शक सही था। दाल में सच में कुछ काला है। ये सलोनी भी ना, सच में इसने तो इस बार हद ही कर दी। फिर ऐश्वर्या सलोनी को एक पार्क में बुलाती है और वो वहां पर उसे खूब डांटती है। लेकिन दीदी। चुप रहे सलोनी, अब तू मुझे कोई सफाई नहीं देगी, क्योंकि तेरा और जेठ जी के रिश्ते का सच मुझे पता चल चुका है। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? वो तुझसे 15 साल बड़े हैं, ऊपर से तलाकशुदा है। अरे तू इतनी यंग है, टैलेंटेड है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। फिर तू अपनी लाइफ यहाँ पर बर्बाद क्यों कर रही है? अरे दीदी, आप ये सब क्या बोल रही हो? चिल करो यार। मैं विवान के साथ घर नहीं बसाने वाली। मैं और वो, हम दोनों तो बस एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। ना मेरी तरफ से कोई सीरियस फीलिंग है और ना ही विवान की तरफ से।
हम बस अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं और कोई सीरियस बात नहीं है। अरे पागल लड़की, ये सब करने के लिए तुझे मेरा ही जेट मिला था क्या? और तुझे क्या पता, अगर उन्हें तुझसे सच में प्यार हो गया तो तब क्या करेगी तू? देखिए दीदी, ऐसा कभी नहीं होने वाला और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो भी हो सलोनी, लेकिन आज के बाद तू उनसे दूरियां बनाएगी और कम से कम बात करेगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, आप शांत रहिए। जैसा आप कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। अब तो चिल कीजिए। लेकिन सलोनी अपनी बहन ऐश्वर्या की कोई बात नहीं मानती और वक्त के साथ साथ विवान को सलोनी से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन विवान तेजस और ऐश्वर्या को एक जगह पर बुलाता है जहां पर उसने सलोनी को भी बुलाया होता है। अरे भैया, ये आप हमें कहां पर लेकर आ गए? हाँ जेठ जी, आखिर क्या बात है? एक गुड न्यूज है जो मैं सबसे पहले तुम दोनों के साथ ही शेयर करना चाहता हूँ। तभी वहां पर सलोनी आती है और उसे देखकर ऐश्वर्या और तेजस काफी हैरान रह जाते हैं और उन दोनों के सामने विवान सलोनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। सलोनी, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? व्हाट? विवान, मैंने तुमसे कभी सीरियस होकर प्यार नहीं किया। अरे मुझे तो ऐसे लगा कि तुम भी मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो सलोनी? यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? देखो विवान, प्लीज मेरा विश्वास करो। मैं वाकई में तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, उस सब से ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। अरे तो फिर मैं क्या सोचती? तुम तो तलाकशुदा हो और मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, तो फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? सॉरी विवान, ये नहीं हो सकता। सलोनी की बातें सुनकर ऐश्वर्या को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सलोनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सलोनी, तुझे मैंने पहले ही कहा था कि जेठ जी से दूर रहे, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने तुझे कहा था कि जेठ जी सच में तुझसे प्यार कर बैठेंगे और आखिर में वही हुआ। उसी दिन तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था? हाँ तेजस। क्या? फिर ऐश्वर्या विवान और तेजस को सारी बातें बताती है कि कैसे उसे पता चलने पर उसने सलोनी को चेतावनी दी थी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है तेजस, मुझे तो ऐसे लगा था कि ये बेवकूफ लड़की वाकई में मेरे समझाने पर जेठ जी से दूर रहेगी, लेकिन नहीं, ये नालायक नहीं सुधरी। देख, अब तेरे कारण जेठ जी का क्या हाल हुआ है। ये तुमने अच्छा नहीं किया सलोनी। पहले ही मेरे भैया ने प्यार में धोखा खाया है और अब फिर से तुम्हारी वजह से उन्हें वापस प्यार में धोखा मिला। आई नो मुझसे गलती हुई है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। मुझे सच में नहीं लगा था कि बात इधर तक पहुंच जाएगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भलाई इसी में होगी कि तुम हमसे और मेरे भैया की लाइफ से दूर ही रहो और अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से, धोखेबाज और मक्कार हो तुम। आई एम सॉरी विवान, लेकिन मैं। बस करो सलोनी, कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमेशा जो दिखता है वैसा नहीं होता। तूने अपने मन में ये सोच लिया था कि जेठ जी भी टाइम पास कर रहे हैं,
और उनके बारे में तूने कभी नहीं सोचा। अरे तुझसे बड़ी सेल्फिश और कोई नहीं हो सकती। चली जा यहाँ से सलोनी, और वापस मेरे घर में कभी मत आना। कोई भी सलोनी को माफ नहीं करता, और उसकी इस बेवकूफी की वजह से उसका अपनी बहन के साथ भी रिश्ता खट्टा हो जाता है। नव्या अपने पति मिहिर के साथ रहती है। उनके घर पर एक काम वाली भी आया करती है, जिसका नाम चमन बहार होता है। अरे चमन, तुम आ भी गई? तुम तो बड़ी टाइम की पक्की निकली। हाँ दीदी, अरे दुनिया हुई जाए आर पार, पर जो टेम पर आवत है उका कहत है चमन बहार। नाइस। अच्छा, जल्दी से सारे काम निपटा लो, क्योंकि मुझे आज शॉपिंग करने जाना है। ठीक बा दीदी, अब भाई हम शुरू करे थे अपन काम एकदम सुपर फास्ट इंजीनियर की तरह, इस स्पीड में करेंगे। ठीक है चमन। फिर अगले दिन जब मिहिर एक हफ्ते बाद अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौटता है, तभी वो नव्या से कहता है, क्या यार नव्या, तुम भी जब तुम इस्त्री वाले को कपड़े दे रही थी तब तुमने ठीक से कपड़े नहीं देखे थे क्या? अरे मेरे शर्ट्स कितने मैले थे। क्या? और नहीं तो क्या यार। अरे वो काम वाली चमन ठीक से कपड़े भी नहीं धोती। मुझे वहां पर ये 2 शर्ट ही 2-2 दिन पहनने पड़े। उसने तो मेरे पूरे मूड की बैंड ही बजा दी। हे भगवान, आई एम सॉरी मिहिर। मैं अगली बार से ध्यान दिया करूंगी और चमन से कहूंगी कि वो कपड़ों को ठीक से धोया करे। हाँ प्लीज यार, तुम्हें क्या है, तुम तो दिन भर घर पर ही रहती हो, लेकिन मुझे बाहर ऑफिस में 4 लोग मिलते हैं। उनके सामने ऐसे मैले कपड़े पहनूंगा तो मेरी रेपुटेशन क्या रहेगी? हाँ मिहिर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। मैं करूंगी उससे बात। फिर नव्या अगली बार से ध्यान देने लगती है, और अगर कपड़े ठीक से ना धुले हो तो वो उन्हें फिर से एक बार धो देती है। अब ये छोटी छोटी शिकायतें मैंने चमन से की तो वो काम छोड़ने पे बैठी है। एक तो आजकल काम वालियों के तेवर भी कितने बढ़ गए हैं। कोई काम वाली सही नहीं रही। ना बाबा ना, मैं अपनी काम वाली के साथ कोई हुज्जत नहीं करने वाली। इससे अच्छा तो मैं ही काम कर लूं थोड़ा। फिर एक दिन जब मिहिर बाथरूम में जाता है, तभी वहां फर्श पर पड़े हुए साबुन पर पैर लगकर उसका पैर फिसल जाता है और वह बुरी तरह फर्श पर गिर जाता है। हाय रे, मर गया मैं तो। क्या हो गया मिहिर? ओह नो, तुम्हें डिस्को डांस करने के लिए बाथरूम ही मिला था क्या? अरे मेरी देड़शानी बीवी, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं बाथरूम में डिस्को डांस करते बैठूं? अरे उस चमन के कारण हुआ है ये सब। क्या? चमन के कारण? लेकिन चमन तो कब की चली गई काम करके। वो तुम्हें यहाँ पर गिराने कैसे आ सकती है फिर? ये देखो, ये साबुन को तो वो फर्श पर ही छोड़कर चली गई। सारा फर्श स्लिपरी है। उसने यहाँ पर पानी डालकर जरा सी भी सफाई नहीं की है। अरे ऐसे कौन करता है भला? आज तो मैं बाल बाल बच गया, लेकिन अगर मुझे कोई चोट लग जाती तो? हाँ मिहिर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी हड़बड़ी में होगी, इसीलिए तो वो साबुन को अपनी जगह पर रखना भूल गई और पानी डालकर फर्श धोना भी भूल गई। लेकिन वो रोज ऐसा नहीं करती। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे ये बात बता दूंगी, फिर वो आइंदा से ध्यान देकर काम करेगी। हाँ नव्या, लेकिन उससे पहले मुझे बाम दो। अगर अभी बाम नहीं लगाया तो अगले 1 हफ्ते तक बैठने लायक नहीं रहूंगा। हाँ मिहिर, अभी देती हूँ। फिर नव्या अगले दिन चमन को ठीक से काम करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेती और सर हिलाते हुए हाँ कहकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब चमन पोछा लगा रही होती है, तभी वहां पर मिहिर आ जाता है। दया रे दया, अरे ओ साहब,
अभी वहीं पर रुक जाओ। अरे लेकिन क्यों चमन? मुझे घर के अंदर आना है। अरे साहब, आपकी अखवा में का धूल मिट्टी चला गया है का? दिख नहीं रहा का? हम पोछा लगा रहे हैं। अगर इका हमने ठीक से साफ नहीं किया तो आप उका बिल भी हमारे नाम पर ही फाड़ दई है। हमका नहीं पता, और फर्श गंदा हुई गई तो हम दोबारा से पोछा नहीं लगाने वाले, कह दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जा, मैं रुकता हूँ यहीं पर। जी ठीक बा। लेकिन फैन तो चला दो। नाना साहब, हमने फैन चलाया तो आप बोलोगे कि हमका पसीना आवत है। ओकरे खातिर हम अपन खातिर फैन लगाए रही। ओफो चमन, मैंने ऐसा कब कहा? आपका कुछ भरोसा नहीं साहब, कब का बोल के तीर मार दो, पता नहीं चलत रही। मिहिर को चमन के उल्टे जवाब और बेबाक बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो बाद में नव्या पर गुस्सा निकालता है। नव्या, तुम्ही ने उस चमन बहार को अपने सर पर चढ़ा रखा है, वरना उसकी क्या मजाल है मुझसे इस तरह बात करने की। मैं अगर चाहता तो उसे बहुत सुनाता वहीं पर, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन तुम उसे समझा दो कि मुझसे इस तरह से बात ना करे, और जबान चलाने से अच्छा तो हाथ चलाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बाबा, मैं चमन से कह दूंगी, लेकिन तुम अभी हाइपर मत हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज तुम्हारे लिए चमन ने तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है, और तो और मैंने अपने हाथों से बीटरूट का रायता भी बनाया है। तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? हाँ नव्या, ठीक है, मैं अब भी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मिहिर जब पनीर की सब्जी को खाने जाता है तभी वो देखता है कि सारे पनीर के पीसेस कच्चे ही हैं। ओह गॉड नव्या, ये देखो, पनीर के सारे पीसेस कच्चे हैं। इसने तो इन्हें तला भी नहीं। ये किस तरह की काम वाली है यार, इसे कोई भी काम ठीक से करने नहीं आता। यार मिहिर, शायद वो जल्दबाजी में भूल गई होगी, अब जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे भूल गई होगी? तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा क्यों डालती हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस घर की मालकिन है और तुम उसकी काम वाली हो। सच में नव्या, मैं तो इस चमन बहार से परेशान हो गया हूँ। फिर अगले दिन, देखो चमन, साहब के साथ तुम बात ही किया मत करो, और हाँ, थोड़ा काम पर भी ध्यान दिया करो। कल वो फिर चिल्ला रहे थे कि पनीर की सब्जी में पनीर ही कच्चा है, तुमने उसे क्यों नहीं तला? देखो दीदी, हमका ये रोज रोज की चिक बिल्कुल नहीं पसंद। हम आपसे कह दे रहे हैं, फिर कहना मत कि हमने आपको बोला नहीं। अरे नहीं नहीं चमन, तुम मुझे थोड़ा गलत ले रही हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रही थी। और मैं जानती हूँ ना कि तुम कितनी मेहनती और अच्छी हो, और तुम्हारे जैसी काम वाली तो मुझे ढूंढकर भी नहीं मिलेगी। हाँ दीदी, चलो अब हम चले थे। वो बचा हुआ कपड़ा कल कर देंगे, और छत का सफाई भी। चलो बाय बाय। अरे लेकिन चमन। अच्छा ठीक है, बाय बाय। नव्या अब चमन से परेशान हो जाती है। अरे यार, अभी कुछ देर में मिहिर भी आ जाएगा। नहीं, उसके आने से पहले ही मुझे सब कुछ चेक करना होगा। कहीं आज फिर से इस चमन ने कोई घोटाला न किया हो, वरना ये मिहिर तो फिर से मुझ पर ही बरसेगा। फिर थोड़ी देर बाद में मिहिर घर पर आता है, और तब वो देखता है कि नव्या साफ सफाई कर रही है। अरे नव्या, ये तुम क्या कर रही हो? आज घर की साफ सफाई तुम क्यों कर रही हो? और ये चमन कहाँ पर गई? आज आई नहीं क्या वो? अरे नहीं मिहिर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आई थी आज, लेकिन फिर भी घर बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई ही कर लूं। लेकिन नव्या,
तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे घर पर एक काम वाली बाई आती है। ये सारे काम तुम्हें उससे करवाने चाहिए। तुम उससे काम क्यों नहीं कराती हो? अरे उसे क्या हम फ्री में काम कराते हैं क्या? अरे नहीं मिहिर, लेकिन फिर भी अब घर बैठे बैठे मैं मोटी होती जा रही हूँ, इसीलिए सफाई के जरिए ही मेरा एक किस्म का कार्डियो हो जाता है। यार नव्या, तुम तो सच में अजीब हो। फिर एक दिन जब मिहिर के बॉस घर पर आने वाले होते हैं, उसी दिन चमन आखिरी वक्त पर छुट्टी ले लेती है और गंदा और बिखरा हुआ घर देखकर बॉस मिहिर से गुस्सा हो जाते हैं। मिहिर, मैं चलता हूँ, यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे घर में बहुत गंदगी है और सामान भी काफी बिखरा हुआ है। मुझे ऐसा गंदा घर बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे मुझे सख्त नफरत है। सॉरी सर, वो शायद मेरी काम वाली बाई आज नहीं आई, इसीलिए घर में इतनी गंदगी है। तो क्या हुआ? तुम्हें पता था ना कि आज मैं आने वाला हूँ? अरे मैं क्या, अगर कोई और मेहमान भी घर पर आए तो आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये इतनी बेसिक सी बातें भी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को पता नहीं क्या मिहिर? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर बॉस वहां से चले जाते हैं और मिहिर इस सबसे बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो नव्या पर अपनी भड़ास निकालता है। देखा नव्या, तुम्हारे उस काम वाली को लाड़ प्यार देने का नतीजा। आज घर पर बॉस आने वाले थे और ये उसे अच्छी तरह से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐन वक्त पर छुट्टी ले ली। इतना गैर जिम्मेदार और नालायक कोई कैसे हो सकता है भला? ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। हाँ मिहिर, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? अरे तुम कुछ करती ही कहाँ हो? तुम तो बस उस चमन बाहर की गलतियों को बढ़ावा देती रहती हो। तुम्हें अगर कुछ उसे कहने के लिए कह दो तो तुम्हारे मुंह में तो दही जम जाता है। अरे क्या कहूँ मैं उससे मिहिर? तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आजकल की काम वालियाँ कैसी होती है। हमारी चमन तो फिर भी बाकियों की तरह गई गुजरी नहीं है और वो ठीक ठाक काम कर लेती है। अगर मैं दूसरी काम वाली बाई लगाऊंगी तो वो भी ऐसे ही काम करेगी। अरे बाकी की काम वालियां तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा के पैसे लेती है, लेकिन कभी कभार चमन को अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए कह दिया तो वो खुशी खुशी करती है। देखा, अरे तुम्हें तो अभी भी उस चमन की ही पड़ी है। यहाँ पति के साथ क्या हो रहा है वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। बस बहुत हुआ नव्या, अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या फिर वो चमन। अब उसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है मिहिर, तो बांध लो अपना बोरिया बिस्तर और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तो चमन को निकालने से रही। क्या? हाँ मिहिर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम चले जाओगे तो थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाओगे, लेकिन वो अगर काम वाली चमन चली गई तो घर का सारा काम मुझे ही करना होगा और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। नव्या इतना कहकर वहां से चली जाती है और बेचारा मिहिर अपना सर पकड़ लेता है। हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बहू एक नंबर की चंट और चालू लड़की है। मुझे तो लगा था कि मैं उसे अपने जूते के तले दबा कर रखूंगी, लेकिन उसने तो मुझे ही जूती के नोक पर रख दिया है। सच में? हाँ महिमा, मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मेरे बहू के आने से मेरे घर में सब कुछ बदल गया है। बेचारी, मुझे तुझ पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन मैंने तो अपने लिए एकदम गौ बहू लाई है। 2 दिन हुए हैं शादी करके आए, कैसे क्या होता है ये उसे कुछ भी नहीं पता। अरे बहुएं सास से कम होशियार होनी चाहिए, तभी वो सास के दबाव में रहती है, वरना पंछी की तरह फुर्र हो जाती है। हाँ महिमा, तू एकदम सही कह रही है। महिमा को हमेशा यही लगता है
कि उसकी नई बहू वेदिका गांव की एक गंवार लड़की है। ऐसे ही एक दिन महिमा वेदिका से कहती है, अरे वेदिका बहू, प्रफुल्ल से 3,000 रुपए लेकर रखना, क्योंकि बिजली का बिल भी भरना है ना, इसीलिए। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं प्रफुल्ल जी को बोल दूंगी। लेकिन बाद में जब वेदिका बिजली के बिल को देखती है तब वो हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, ये क्या, बिजली का बिल तो केवल 2,000 रुपए ही आया है। फिर आपने मुझे प्रफुल्ल जी से 3,000 रुपए मांगने को क्यों कहा? हैं? ये क्या बहू, तुझे पढ़ना भी आता है? हाँ माँ जी, आपको इतनी सी बात भी नहीं पता? मैं पढ़ी लिखी हूँ और अभी थोड़े ही दिनों में मेरी छुट्टियां भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं जॉब पर वापस जाया करूंगी। क्या? अपनी बहू के बारे में ये सच जानकर महिमा एकदम हैरान और चकित रह जाती है। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की गरीब और गंवार है, लेकिन ये तो होशियार निकली। लेकिन नहीं, मैं इसकी होशियारी की जड़ ही मिटा दूंगी। जब इसका जॉब ही नहीं रहेगा तो ये खाक कुछ उखाड़ पाएगी मेरा। तब तो इसे घर में चूल्हा चौका और मेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अब महिमा वेदिका को जॉब से निकालने की फिराक में होती है। एक दिन वो वेदिका को 200 लोगों का खाना बनाने को कहती है। आश्रम में सबको खाना भेजना है, पूरे 200 लोग हैं बहू, जल्दी जल्दी कर। हाँ माँ जी, मैं जल्दी ही बना रही हूँ। बस भगवान करे कि मेरा खाना टाइम पर रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेचारी वेदिका फटाफट सारा खाना बना देती है। माँ जी, सारा खाना बन गया है, अब मैं जाऊँ? अरे अरे, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो हाँ, फालूदा तो बनाती जा। और हाँ, आश्रम के बच्चों को रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर वेदिका फटाफट से गुलाब जामुन, रसगुल्ले और फालूदा बना देती है। माँ जी, आपने जो जो कहा था मैंने वो सब कुछ बना दिया है, क्या अब मैं जाऊँ? अरे नहीं बहू, वो 200 लोगों के पापड़ तलने रह गए हैं और बूंदी का रायता भी, वो कौन बनाएगा? टाइम तो निकला जा रहा है, पता नहीं मैं ऑफिस पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। खैर ठीक है, मैं अब भी रायता बनाकर पापड़ भी तल देती हूँ सारे। देखते ही देखते वेदिका ये काम भी फटाफट से कर लेती है और अब महिमा के पास उसे एक्स्ट्रा काम देने को कुछ होता भी नहीं है। माँ जी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैंने सब कुछ बना दिया है, अब बस आपका खाना खाना ही बाकी है। आपको तो आपको भी खिला दूँ? अरे नहीं बहू, ठीक है, अब तू चली जा। और इस तरह इतना सारा काम करने के बाद भी वेदिका टाइम पर ऑफिस चली जाती है। वेदिका का मल्टीटास्किंग देखकर महिमा उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसे इतना सारा काम देकर भी इसने सब कुछ एकदम टाइम पर खत्म कर दिया और ऑफिस भी चली गई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इसकी जॉब का पत्ता गुल तो करके ही रहूंगी मैं। ऐसे ही एक रोज वेदिका रात में जागकर एक जरूरी प्रेजेंटेशन बना रही होती है। वेदिका, कितनी रात हो गई है, तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। नहीं प्रफुल्ल जी, मुझे किसी भी हाल में ये प्रेजेंटेशन पूरा करना ही है, भले ही मुझे इसके लिए रात भर जागना क्यों ना पड़े। अगर आज ये प्रेजेंटेशन नहीं बना तो मेरा जॉब तो हाथ से चला जाएगा, क्योंकि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ। महिमा उन दोनों की बातें सुन लेती है। अच्छा जी, तो ये माजरा है। अब तो इसका प्रेजेंटेशन बर्बाद करके ही रहूंगी, जिसके बाद इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर वेदिका रात भर जागकर प्रेजेंटेशन बनाती है और सुबह महिमा मौके पे चौका मारते हुए वेदिका के ऑफिस वाले लैपटॉप को ही गायब कर देती है। जब वेदिका अपने लैपटॉप को उस जगह पर नहीं पाती तब वो बहुत घबरा जाती है
और वो लैपटॉप को हर जगह ढूंढने लगती है। हे भगवान, मेरा लैपटॉप कहाँ चला गया? तुम चिंता मत करो वेदिका, मिल जाएगा, मैं भी ढूंढता हूँ। प्रफुल्ल और वेदिका मिलकर उस लैपटॉप को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो लैपटॉप मिलता ही नहीं। जाने दीजिए प्रफुल्ल जी, अभी मेरे पास लैपटॉप ढूंढने का वक्त नहीं है। ऑफिस की मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा और आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने पेन ड्राइव में पूरी पीपीटी ऑलरेडी सेव करके रख दी है, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे वाह, चलो ये तो बढ़िया है। हैं, ये क्या? इसने तो इस मामले में भी चालाकी से बाजी मार ली। आखिर ये कौन सी मिट्टी से बनी है? महिमा की एक और चाल नाकामयाब हो जाती है और वेदिका ऑफिस में अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। अगले दिन पूरे घर में ढूंढने के बाद वेदिका को लैपटॉप स्टोर रूम में मिलता है। अब धीरे धीरे वेदिका अपनी होशियारी और चालाकी से महिमा से आगे निकलती जा रही थी। वही महिमा की सारी चालें उस पर ही उल्टी पड़ती जा रही थी। पूरे घर का रिनोवेशन कराना है, लेकिन कैसे क्या करें, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी दिमाग बंद पड़ चुका है। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? रिनोवेशन के सारे फैसले तो मैं ही लूंगी ना। देखो, हम वो दीवार पर हरे और नीले रंग लगाएंगे और वो गांव से सारे फर्नीचर भी लाएंगे जो मजबूत होते हैं। लेकिन माँ जी, ये सब बहुत पुराने जमाने की तरह हो जाएगा। इतने डार्क कलर की जगह हम लाइट और कूल कलर्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऑफ वाइट, लाइट पिंक एंड लाइट येलो। उससे घर में रौनक भी बनी रहेगी। फर्नीचर भी हम आज के ट्रेंड का ही लेंगे। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हम हल्के कलर इस्तेमाल करेंगे तो घर में उजाला भी लगेगा। हाँ वेदिका, मुझे भी तुम्हारी ये राय बिल्कुल सही लगी। अपने बेटे और पति को वेदिका का साथ देते हुए देखकर महिमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नालायक, निकम्मी, नासपीटी, छीन ले, सब कुछ छीन ले मुझसे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते और महिमा फिर से अपनी सहेली रोमिला को मिलती है और वो उसे थक हार कर सब कुछ बताती है। अरे रोमिला, तब तू परेशान थी और अब मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी बहू तो इतनी चंट है कि उसने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया है। पहले तो घर में मेरे मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन उस चुड़ैल के आने के बाद सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा है। उसने तो मेरे पति और मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया और उन दोनों को भी अपनी ओर कर लिया। क्या? हाँ रोमिला, उसका जॉब छूट जाए इसलिए मैंने उससे बहुत काम कराया। उसके काम में कई सारी बाधाएं लाई, लेकिन वो हर एक मुसीबत को मात देकर आगे बढ़ी। जब उसे मैंने 200 लोगों का खाना बनाने को कहा, तब उसने वो भी बनाया और इसके बाद वो टाइम से ऑफिस भी पहुंच गई। महिमा, तू क्या सटिया गई है क्या? अरे तेरी बहू तो मेरी वाली से लाख गुना अच्छी है। अरे उसकी चालाकी और होशियारी कुछ काम तो आती है। अरे तेरी बहू तो घर के साथ साथ बाहर का काम भी करती है, और वही दूसरी तरफ मेरी बहू, वो दिन रात मुझसे ही सारे काम कराती है और खुद महारानी आराम फरमाती है। हैं? तेरी बहू ऐसी है? हाँ महिमा, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरी बहू बहुत अच्छी है। तेरे भाग्य में एक हीरा आया है, हीरा, जिसे तूने कभी ठीक से परखा ही नहीं। तेरी बहू एकदम बेस्ट है महिमा। वो भले ही होशियार और चालाक है, लेकिन सारे काम सही से करती है, सबको एक साथ खुश रखती है, घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। और क्या चाहिए तुझे? हाँ रोमिला, शायद तू सही कह रही है। मैंने ही मेरे घमंड के चलते कभी इस नजरिए से अपनी बहू को देखा ही नहीं। वेदिका बहू वैसे है तो बहुत ही अच्छी, मैंने ही उसे परखने में देर कर दी। जिस बहू पर मुझे गर्व महसूस करना चाहिए था, उसका मैंने बहुत तिरस्कार किया है।
इस तरह अंत में महिमा को अपनी बहू की कीमत समझ आती है और उस दिन के बाद से वो उसके साथ अच्छे से पेश आती है।